का आप देख रहे हैं पूरे बिहार में विधि व्यवस्था का क्या हालचाल। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार व्यापक रूप से पूरा बिहार भ्रष्टाचार से आक्रांत है। अभी अतिवृष्टि, वर्षा, बाढ़, कोरोना प्रकोप में पूरे बिहार के अंदर जो राहत मुहैया होना चाहिए, उसकी राहत, उसकी क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं। मृतक लोगों को कोरोना की सूची में कहीं डाल के उसको आपदा के द्वारा सहायता मिलती। तो हम आपके बीच प्रेस वार्ता में आग्रह करेंगे अतुल कुमार अंजान राष्ट्रीय सचिव CPI के आपके बीच वार्ता में। धन्यवाद मित्रों। मैं समय समय पर जब आता हूँ तो आपके साथ बातचीत होती है राष्ट्रीय मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर। संसद का सत्र चल रहा है और संसद बेजुबान है। संसद देश की जनता की भावनाओं की चर्चा नहीं कर रही है। संसद सरकारी पक्ष का एक वाद केंद्र हो गया है, अपने गुणगान करने का केंद्र हो गया है, अपने गुणगान करने। संसद को पंगु बनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने की, NDA की। ये लोग संसदीय कार्य प्रणाली को गंभीर चुनौती दे रहे हैं, संसदीय परंपराओं को तोड़ रहे हैं, विपक्ष की आवाज को ही नहीं दबा रहे थे, बल्कि जनता के पक्ष के सवालों को ये उठने नहीं दे रहे। ये गंभीर संकट है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये सुविचारित मत है कि जो पेगासस का मामला है एक बहुत गंभीर। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं की कोई जासूसी नहीं हुई, तो फिर मशीन खरीदी क्यों? प्रधानमंत्री ये भी नहीं बताते कि मशीन खरीदी गई कि नहीं खरीदी गई। ये साफ बताए कि मशीन नहीं खरीदी गई है तो जासूसी नहीं हुई, और खरीदी गई तो क्यों खरीदी गई? प्रधानमंत्री का हर काम छूट की दुनिया पर। नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी खत्म हो जाएगी तो पत्थरबाजी कश्मीर में खत्म हो जाएगी। ये क्या ऊंची ऊंची बात करते हो? और अगर ये सब था तो फिर पेगासस की जरूरत क्या थी? क्यों खरीदा पेगासस? इसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, और प्रधानमंत्री जो है मुंह चुरा रहे हैं और मुंह छिपा रहे हैं। राफेल पर भी यही काम हो रहा है। अगर पेगासस को फ्रांस की सरकार कचहरी में उसका पूरा जांच करवा रही है, राफेल का मामला फ्रांस की सरकार भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ इसके ऊपर न्यायिक जांच हो रही है, वहां न्यायिक प्रक्रिया में है, तो भारत जो पेगासस से प्रभावित है, सारी दुनिया के लोग दोषी हैं। 40 देशों ने दुनिया के कहा है कि पेगासस एक बड़ा खतरा है, और पेगासस की मालिक NSO क्या कहता है कि हम इसे सिर्फ सरकार को बेचते हैं, प्राइवेट हाथों में नहीं बेचते। इसलिए राफेल पर भी और पेगासस पर भी संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए। अगर बोफोर्स की जांच हो सकती है तो पेगासस की क्यों नहीं हो सकती, राफेल की क्यों नहीं हो सकती? और इससे साफ मालूम पड़ जाएगा अगर सरकार नहीं उसमें शामिल है तो सरकार के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव के पहले ये सरकार बिल्कुल साफ सुथरी होकर निकलेगी। नहीं तो उत्तर प्रदेश,
पंजाब और उत्तराखंड का चुनाव का मुख्य मुद्दा पेगासस, राफेल और कोरोना काल में लाखों लोगों की मौत और ऑक्सीजन के अभाव से मौत। और प्रधानमंत्री की सरकार ने जो झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं, यही चुनाव का मुद्दा होगा, क्योंकि हर जिले में, हर कस्बे में, हर शहर में राज्य के मेडिकल कॉलेजेस ने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट्स की मृत्यु इसलिए हो गई कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर सकते। सारे अस्पतालों के अंदर गेट के ऊपर बोर्ड लगा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आप अपने मरीजों को कहीं और ले जाइए। जो मर गया उसके बारे में बुलेटिन जारी हुई कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर गए। यहाँ तक कि गोवा, जहाँ बीजेपी की सरकार है, गोवा के मेडिकल कॉलेज में 36 लोग वार्ड में जो आईसीयू में थे और दूसरे वार्ड में थे, उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि 8 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। ऑक्सीजन तो प्रधानमंत्री अब क्या कह रहे हैं कि हमें राज्यों ने सूचित नहीं किया, जो हमको किसी ने नहीं बताया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हो। तो आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार गोवा में, आपकी सरकार कर्नाटक में, आपकी सरकारें झूठ बोलती है ना। आपकी सरकारों ने झूठ बोला और केंद्र को सच नहीं बताया, इसलिए भाजपा की सरकारें केंद्र में और राज्य में झूठ बोलने की सरकारें हैं। इसलिए जो अर्थव्यवस्था का संकट इस कोरोना काल के चलते नहीं और उससे पहले से हो रहा, ये गंभीर रूप धारण कर लिया है। करीब करीब पिछले साल 2020 से अप्रैल से लेकर 2021 के मार्च तक सीएमआई की रिपोर्ट है कि 12 करोड़ लोग जो काम पर लगे थे वो कई कारणों से विमुक्त हो गए, कार्यों से अलग हो गए। गहरी महंगाई, गहरी बेरोजगारी, इससे देश डरा रहा है, लोगों की खरीदने की शक्ति खत्म हो गई और इसीलिए छोटे मझोले सीमांत उद्योग सहित बड़े उद्योग भी, कुटीर उद्योग सहित सब बंद हो गए हैं, क्योंकि लोगों की खरीद शक्ति नहीं। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ये सुविचारित राय है कि प्रधानमंत्री को सरकारी अर्थशास्त्रियों को छोड़कर जो और देश के अर्थशास्त्री हैं उनकी एक बैठक बुलानी चाहिए और इस अर्थव्यवस्था के संकट से कैसे निकला जाए इस पर उनकी राय लेनी चाहिए और उस बुनियाद पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए और इन चर्चा के बाद संसद का एक विशेष सत्र 2 दिन 3 दिन का, जिसमें और कोई चर्चा नहीं, कैसे देश को इस गंभीर अर्थव्यवस्था से निकाला जा सके, ये हम कॉन्क्रीट सुझाव दे रहे हैं। इसमें ना हम कोरोना के जिक्र करेंगे, ना भ्रष्टाचार का जिक्र करेंगे, ना हम सरकार की विदेश नीति का, फेलियर विदेश नीति का जिक्र करेंगे। हम सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उद्योगों को कैसे वापस किया जाए, लोगों के काम को कैसे किया जाए, इस बात की चर्चा करेंगे। इसलिए विशेष सत्र 3 दिन का प्रधानमंत्री जी बुलाए। लोग कहते हैं विपक्ष जो है वो अपनी राय नहीं देता, कोई कॉन्क्रीट सुझाव नहीं देता, ठोस सुझाव नहीं देता। अब इससे ज़्यादा ठोस सुझाव हो क्या दे सकते हैं? ये प्रधानमंत्री जी को तय करना। तीसरी और बात कह रहे हैं कि लोगों की खरीद शक्ति घटेगी। जब तक खरीद शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक उत्पादन का माल जो है, उत्पादित माल को बाजार नहीं मिलेगा और जब तक उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को काम नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों की खरीद शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारा ये सुझाव है कि मनरेगा एक बहुत बड़ा, इस मनरेगा को तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जब वो प्रधानमंत्री 2014 में मिले थे तो कितना मजाक उड़ाया था मनरेगा का, और आज सीना ठोक के कह रहे हैं कि मनरेगा में ही हमने सबसे ज़्यादा लोगों को काम किया। इसलिए हमारा कहना है तो मनरेगा के अंतर्गत 200 दिनों के कामों की गारंटी हो और उसमें मिनिमम वेजेस की भी गारंटी होनी चाहिए। साथ ही साथ यह जो है लोगों की खरीद शक्ति को बढ़ाएगा ग्रामीण जीवन में। और हमारा ये कहना है कि जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उन्हें 7,500 रुपया महीना, ज़्यादा नहीं, 6 महीने के लिए अगर दिया जाएगा तो मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, मार्केट के अंदर आर्थिक मंदी और सुस्ती समाप्त होगी, लोगों की खरीद शक्ति से उद्योगों, छोटे और मझोले उद्योग काम करने लगेंगे और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसलिए
इस काम को करने की जरूरत है 7,500 करोड़। मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के किसानों का ये संकट, क्योंकि स्वयं किसान का अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव हूँ राष्ट्रीय, और ये स्वामीनाथन कमीशन जिसका पूरा आंदोलन चल रहा है, मैं उसके लेखकों में भारत के स्वामीनाथन कमीशन में भारतीय किसानों की तरफ से मैं अकेला प्रतिनिधि था कि जिस सवाल के ऊपर हो रहा C2+50 लागू किया जाए, ये मेरा ही जो हुआ फॉर्मूला है, मेरा ही बनाया हुआ है। इसलिए किसानों का ये आंदोलन प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, कृषि उत्पाद की सभी कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की कानूनी गारंटी नहीं होती और बिजली बिल 2020 वापस नहीं होता, तब तक ये किसान आंदोलन नहीं वापस होगा। भले 2024 तक हमको संसद के अगले चुनाव तक हमको आंदोलन प्रदर्शन करना होगा, हम करेंगे। 9 अगस्त को बिहार और सारे देश के अंदर किसान अन्य राजनीतिक दलों के साथ, अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर के किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन भी करेंगे और दूसरे सवालों को लेकर के संघर्ष के मैदान में उतरेंगे। बिहार में भी 38 दिनों के अंदर 9 अगस्त को व्यापक लामबंदी होगी। तमाम राजनीतिक दल और अखिल भारतीय किसान सभा, दूसरे किसान संगठन, भारतीय खेत मजदूर यूनियन और दूसरे छात्र युवा संगठन और महिला संगठन हमारे साथ, हमारी मांग के साथ रहेंगे। आखिर में एक बात मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के पार्टनर जेडीयू नीतीश कुमार को कि उन्होंने हिम्मत करके पेगासस की जांच कराने की मांग सरकार से की, केंद्र सरकार से की। ये एक अलग शुभ कार्य उन्होंने किया है, एक शुभ लक्षण है कि वह इस बात की गहराई को और समझदारी को समझे कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। सर, पेगासस मामले को लेकर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बीजेपी के सहयोगी दल में सरकार में भी जांच करने की बात कही है, वहीं जातीय जनगणना को लेकर भी नीतीश कुमार ने जो बातें फ्रंट पे रखी, अगर 2024 का जो मिशन रहेगा लोकसभा चुनाव का, अगर जिस प्रकार से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा जाता है, अगर आप लोग के साथ आएंगे तो आप लोग स्वीकार करिएगा वो पीएम मटेरियल? हमें मालूम नहीं, मटेरियल कभी कभी गंदा भी होता है और अंदर से पिलपिला भी होता है। मटेरियल देखने से बहुत अच्छा होता है, लकड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंदर से घुन खाई हुई होती है। मटेरियल है कि नहीं है ये बात बताइए। आ जाएंगे आप लोग के साथ तो मुझे नहीं मालूम है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच द ब्रिज। आप पुल तब पार करते हैं जब आप पुल पर पहुंचते हैं। पुल पर पहुंचना ना पहुंचना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आज पेगासस पर उन्होंने जो स्टैंड लिया है हम उनका समर्थन करते हैं। और दूसरी बात, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरे प्रश्नों पर हमारे दूसरे साथी चाहे जातीय जनगणना पर वो उसका जवाब देंगे हमारे राज्य सचिव। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जातीय जनगणना के सवाल पर उन्होंने एक स्टैंड लिया है पूरे देश के अंदर कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को पुनर्विचार करना चाहिए और जातीय जनगणना देश के अंदर करना चाहिए। बिहार के अंदर भी तमाम विपक्षों के साथ उन्होंने विश्वास दिलाया है और कहा है कि हम इस सवाल पर साथ, हम लोगों का भी कहना है कि आप बिहार में तो जनगणना, जातीय जनगणना शुरू कीजिए, बिहार में इसकी शुरुआत हो और केंद्र पर भी आप जवाब डालिए, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना हो। और हम एक बात और आपके बीच कहना चाहते हैं कि नीतीश जी अभी बिहार के अंदर एक अच्छी बात कही है कि जातीय जनगणना पर विपक्ष का सकारात्मक रुख है। हम लोग जातीय जनगणना पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक पुरानी सोच है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि हम विकास के क्रम में देश के अंदर एक उस जनगणना के आधार पर एक नया विकासमुख आर्थिक स्थिति में गरीबों के बीच एक हम अच्छा पैगाम विकास का दें। इसलिए
इसके लिए भी मैं धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक आग्रह हम जरूर नीतीश जी से करना चाहते हैं कि बिहार के अंदर अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही और कोरोना के मौत जो बिहार में लाख से ऊपर हुए, यह हमारी पार्टी की समझ है। इसको छिपाया जा रहा है। हमारी मांग है कि 15 अप्रैल के बाद जितने सारे लोग मरे, वह कोरोना में डिक्लेयर भी नहीं मरे, उनकी भी सूची बनाकर और सरकार आपदा प्रबंधन से सहयोग करे। आम नागरिक का क्या कसूर है जिसको कि बिहार सरकार ने जांच नहीं किया? जांच अगर आप किए होते, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मरा, कहते हैं कि आप हम उसको कोरोना मृतक घोषित नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह होगा और भारतीय कांग्रेस पार्टी की कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार रंजन मौजूद थे और हम लोगों ने तय किया है कि हम इसकी सूची बिहार के अंदर पूरे राज्य में बनाएंगे 15 अप्रैल के बाद, और मृतकों की सूची और उस सूची को कलेक्टर और सिविल सर्जन को भी देंगे और बिहार सरकार नीतीश और राज्यपाल महोदय को भी समर्पित करेंगे। हम लोगों ने जिसकी चर्चा अतुल जी ने की 6 महीना फ्री राशन का, अभी राशन कार्ड लाखों लाख गरीबों का बना हुआ नहीं है। बिहार के अंदर नीतीश बाबू के गांव जहाँ के रहने वाले हैं, उनके गांव के भी गरीबों के एक बड़े हिस्से का नहीं बना हुआ है। हमारी मांग है कि आप पूरे बिहार में ग्रामीणों में जो गरीब हैं उसका राशन कार्ड बनवाइए, जिसके 5 किलो प्रति यूनिट जो अभी तक वंचित बिहार का है उसको फ्री राशन मिल सके। यह भी हमारी मांग है। अतुल कुमार रंजन आज 4 दिन के दौरे पर आए। 2 तारीख को चौथम में उनकी 15,000 से ऊपर की सभाएं हुई। बेगूसराय की जिला समिति में कल यहाँ राज्य कार्यकारिणी की बैठक में थे और हम लोगों ने पंचायती राज चुनाव को एक संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, बिचौलिया मुक्त पंचायत, अफसरशाही मुक्त पंचायत, सर्वांगीण विकास का पंचायत हम पूरे बिहार के अंदर संकल्प लिया है। इस में हम आगे बढ़ेंगे। देश के सामने जो प्रमुख सवाल अभी उठ करके खड़े हुए, चाहे पेगासस का मामला हो, फिर अर्थव्यवस्था में भी संकट पैदा हुआ है, लेकिन उससे भी जुड़ा हुआ भी है इन तमाम सवालों पर भारत सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है और इसलिए इन चीज़ों की चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। पेगासस पर चर्चा से सरकार भाग रही है, ये सवाल आपके सामने आया और पेगासस का मामला है। इसमें अगर सरकार, भारत सरकार अगर अपने दामन को साफ करना चाहती है तो उससे जांच कराने से वो क्यों भाग रही है, ये स्थिति स्पष्ट करनी है। और आज 5 तारीख को जब हम बैठे हुए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई भी आज के दिन ही होती है। तो इन राम और शशि कुमार ने जो याचिका दायर की है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी होनी है, वो मामला सामने आएगा। लेकिन ये सरकार इस तरह से भाग गई, अर्थव्यवस्था की जो हालत हो गई है उस पर संसद का विशेष सत्र 3 दिनों का बुलाकर और विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की राय से उस पर बात होनी चाहिए, ये बात उन्होंने बताई है। इससे भी सरकार भाग रही है। मनरेगा के सवाल पर जो अर्थव्यवस्था की जहाँ पहुँची हुई है हमारी अर्थव्यवस्था,
उसमें लोगों की क्रय शक्ति, खरीद की शक्ति कैसे बढ़े। तो इससे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य दिवस को कम से कम 200 दिनों का किया जाए और उसके साथ साथ जो उनके मिनिमम वेजेज हैं उनको भी रैशनलाइज किया जाए, किसी जमाने में फिक्स किया हुआ वो रेट है, इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। और उसके अलावा जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके खाते में कैश ट्रांसफर 7,500 रुपया प्रति माह 6 माह तक के लिए किया है। ये सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो भी पैकेजेज इन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किए हैं, वो इंडस्ट्रियल हाउसेज को या एंटरप्राइजेज को इन्होंने किए हैं, पब्लिक को नहीं किया है। इसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अमेरिका में भी कोरोना पीरियड के दरमियान पूरे 1 साल में $22,000 प्रत्येक लोगों को उसने कैश ट्रांसफर किया है। उसके लिए नोट छापे हैं। पूरी दुनिया में 9 ट्रिलियन जिसको हमारे यहाँ संख कहते हैं, यानी 9 पर 18 शून्य डाल दीजिए, इतने डॉलर नोट छाप करके उन्होंने मार्केट में डाला है अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, लोग को राहत पहुंचाने के लिए। आप कहाँ हैं? यहाँ भी मांगे उठ रही है। तो इसलिए अर्थशास्त्रियों की मीटिंग बुला करके उनसे कंसल्टेशन करके इस सवाल के साथ और उसी तरह से जैसे बिहार सरकार ने ये अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जी ने भी अब पेगासस मामले में खुल करके सामने आए हैं कि नहीं, सरकार को जांच करा देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ही कह देगा, उसके बाद ये मामला आएगा। इसलिए एक अच्छा कदम किया उन्होंने उठाया है, जिसका हमारे नेता ने स्वागत किया। और फिर जातीय जनगणना का जहाँ तक सवाल है, तो बिहार के संदर्भ में 2019 और 2020 2 सालों में 2 मौकों पर बिहार की विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया है इस सवाल पे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस जातीय जनगणना से बचना क्यों चाहती? जातियां अगर हैं, जातियां रियलिटी है, जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस मनुष्यवृत्ति की बात करते हैं, जिस जाति व्यवस्था की बात करते हैं, तो इस देश में ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो आपने बना रखी है उसमें जातियां हैं। तो जातियां हैं तो उनको गिनने से डरते क्यों हो, परहेज क्यों करते? उनको गिनो, इसलिए उसको गिनना चाहिए, उसकी गिनती होनी चाहिए। और तब उसके आधार पर क्या जातियों के गिनती से अवॉइड करके जाति व्यवस्था से, जातिवाद से आप नहीं लड़ सकते। जातियां हैं तो जातियों की गिनती करो, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है हमारे समाज की। और तब उसके बाद हम उसके रास्ते देखेंगे जाके उनका उत्तर कैसे होगा। उनको मिटना मिटाना भी है तो कैसे होगा, कास्टलेस सोसाइटी में बनानी है तो कैसे होगा। लेकिन जातियों की गणना को इनकार करके इससे नहीं निजात पाई जा सकती है। इससे उनकी गणना होनी चाहिए, बिहार में भी होनी चाहिए और केंद्र में भी होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार इसकी मांग कर रही है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ है, उसका स्वागत करती है। और इसके लिए दबाव बनाया जाना चाहिए तब से, और बिहार में इसका खुला हम एक सवाल तो अतुल जी आपको जवाब देंगे। नए बागटा में भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, ओम प्रकाश जी। सवाल है, लालू काफी एक्टिव दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष काफी एक्टिव दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी को साथ आना चाहिए। तो क्या आप लोग महागठबंधन बिहार में साथ हैं? क्या लगता है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, लालू जी अभी अस्पताल से निकले हैं और बेल से आकर आए, वो अपने बहुत से डिस्कनेक्ट हैं यानी सोसाइटी से, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी की बात को हम लोग समर्थन करें या विरोध करें, वो उनका अपना राय करते रहे। कौन किसके घर का चिराग है बुझा कि जला, ये तो खुद उनको जवाब देना चाहिए। चिराग पासवान को जवाब देना चाहिए ना कि उनकी पार्टी क्यों तोड़ी, हमने तो हम जवाब नहीं देंगे ना। ये सब उनका तय करना, हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कौन सही आएगा, कौन पास में आएगा, कौन छिटकेगा, ये हम इसका, ये तो आप किससे कह रहे हैं?
कि रामविलास पासवान जी और लालू जी बहुत सारी बातें आपको याद है। रामविलास पासवान जी कहते थे मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक बिहार के अंदर के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री नहीं बना दूंगा। ये 20 साल से वो कह रहे थे। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाते बनाते वो भाजपा में चले गए। छोड़िए नीतीश जी पे डोरा डाल रहा है महागठबंधन। नीतीश जी पे डोरा डाल रहा है महागठबंधन। हम किसी पर डोरा नहीं डाल रहे हैं। राजनीति में अपनी गतिविधियों से और अपनी सोच से लोग संबंध बनाते हैं और संबंध तोड़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने विचारों पर स्थायित्व रखने वाली पार्टी है और अगर उसमें तर्क है तो वैज्ञानिक आधार पर उसकी चर्चा करते हैं। हम इसको देख करके मोर्चाबाजी नहीं करते हैं कि किस चीज से हमको फायदा होगा और किस चीज से नुकसान होगा। अगर डोरा किसी को डालना है तो ये सत्ता है, ये प्रेम विवाह नहीं है। कांग्रेस ने कहा है केंद्र में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए लालू यादव सक्षम होगा। अब किसी को किसी की मुलाकात करने से रोक सकता है कोई क्या? बीच में शत्रुघ्न सिन्हा बहुत मुलाकात कर रहे थे लोगों से। अब वो ट्वीट कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी वापस जाना चाहते हैं। यही बात वो दूसरे लोग कह रहे थे। वो क्या नाम है उनका, सिन्हा जी, जसवंत सिन्हा जी, वो मोर्चा बना रहे थे, राष्ट्रमंच बना रहे थे। अब चले गए एक पार्टी में। बिना पद के कुछ लोग जीवित नहीं रहना चाहते। मैं उन पर किसी को कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। उनकी अपनी मैं कह रहा हूँ चौथा मोर्चा बनना चाहिए। तीसरे मोर्चे की क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है तीसरा मोर्चा? कोई मोर्चा बिना नीतियों के वो आवारा होगा। बिना नीतियों के, विदेश नीति के, आर्थिक नीतियों के कोई मोर्चा नहीं है। ये बिना नीतियों के अब तक मोर्चा लगा, ये मोर्चे में मोर्चा लग गया है। इसलिए अब देश की जनता को विश्वास लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक, सांप्रदायिक, जातिगत भावनाओं को भड़काने वाली नीतियों के खिलाफ एक विकल्प की ही नीतियों का मोर्चा बनेगा। गैर विकल्प का मोर्चा भाजपा के लिए नेताओं के नजदीक जाने से कोई विकल्प नहीं बनेगा। नीतियों पर आधारित विकल्प बनना ही अब देश के लिए जरूरी है, क्योंकि सब तरह की सरकारें देख लिया गया। विकल्प की नीतियों के बगैर अभी तक कोई रास्ता नहीं बनता है। इसलिए विकल्प की नीतियों पर आधारित सरकार और मोर्चा बनना चाहिए। धन्यवाद।